लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अगर ये काम सही से हो गया तो आने वाली पुश्तें आप सब लोग को धन्यवाद देंगी। अब दुर्भाग्य देख लीजिए कि उसके बाद 100 साल से ज्यादा हो गया, आज तक जमीन के सर्वेक्षण का काम सही तरीके से नहीं हो पाया। बिहार में जमीन का मामला है, जमीन से संबंधित जितना विवाद है, जितना झंझावात है, उस सब का एकमात्र समाधान है जमीन का अच्छे से सर्वेक्षण किया जाए। डे 1 से, जिस दिन से ये सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ, आप लोग सारी कहानी जानते हैं। आप लोग को सबको पता है कि जो बिहार में जमीन का मामला है, जमीन से संबंधित जितना विवाद है, जितना झंझावात है, उस सब का एकमात्र समाधान है जमीन का अच्छे से सर्वेक्षण किया जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये जमीन का सर्वेक्षण शब्द बोल देना जितना आसान है, उतना ही इसको तरीके से, सलीके से कर दिया जाना कठिन है। आपको बताते चलें कि इस देश में सबसे पहले जमीन का सर्वेक्षण अंग्रेजों ने किया था, 1890 से चला था और 1911 वगैरह में पूरा हो गया। एकमात्र वो सर्वेक्षण था जो पूरे देश में, और अगर हम अपने राज्य की बात करें तो उस वक्त तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वगैरह एक साथ। अब दुर्भाग्य देख लीजिए कि उसके बाद 100 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक जमीन के सर्वेक्षण का काम सही तरीके से नहीं हो पाया। आप लोग चूंकि सर्वेक्षण के कर्मी हैं, इसलिए आप लोग जानते होंगे कि 1954-55 में भी शुरू किया गया था रिविजनल सर्वे। वो भी पूरा नहीं हो पाया, और वो पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार के पास उतना पॉलिटिकल विल नहीं था। जो लोग इसको करवा रहे थे, जिनके हाथों में बागडोर था, उन लोगों को इसकी उतनी समझ नहीं थी और इसको वैसे ही करना शुरू किया जैसे कोई और काम किया जाता है। आप लोग इतने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि आप में से कितनों को अंदाजा है हमको नहीं पता, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अगर ये काम सही से हो गया तो आने वाली पुश्तें आप सब लोग को धन्यवाद देंगी। लेकिन जिस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, चूँकि हम सरकार में थे, अब तो हम सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, हम एक आम व्यक्ति हैं और हम एक आम आदमी की तरह आपके साथ आए हैं बात करने के लिए। मेरे पास न कोई शक्ति है, न मेरे पास कोई पद है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम जानते हैं कि आप किन किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, और उन कठिनाइयों को अगर दूर नहीं किया गया तो ये सर्वेक्षण, आप समझ लीजिए, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि उस हिसाब से जैसे अभी हो रहा है, ये सर्वेक्षण का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। हमने आपसे अपने डिजिटल माध्यम से आप लोगों को कई बार बताए, सरकार को भी बताए, सरकार भी मेरी बात सुनती है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी भी उसको सुनते हैं, और खुद वही लोग हमको बताते हैं कि आपकी बहुत सारी बात हम सुनते हैं। चूँकि हम वैधानिक तरीके से नियम कानून को व्याख्या करते हुए बताते हैं। कोई हम न प्रेस रिपोर्टर है, न कोई नेता है, हमको तो इससे कोई मतलब है नहीं। हम सिर्फ अपना दायित्व निभाते हैं, इसलिए कि जो समाज से हमको मिला, 34 साल हम नौकरी किए, समाज से जो मिला, मेरा दायित्व है कि समाज को उसको लौटा दिया जाए। इसीलिए हमने आज से करीब 10-15 दिन पहले भी सरकार के उच्च अधिकारियों से भी अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आप 4 चीज़ समझ लीजिए कि सर्वेक्षण के कर्मी को अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो नहीं होगा। पहला, सरकार की एक नीति है, अशोक चौधरी की एक कमेटी बनी थी, मुख्य सचिव थे रिटायर्ड, उनकी अनुशंसा थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लोगों को भी 60 साल नौकरी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो इस नाते 60 साल की नौकरी आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि यदि आपकी नौकरी प्रोटेक्टेड नहीं रही तो आप जो काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है।
जैसे ही आपको दूसरी नौकरी लग जाएगी आप छोड़ दीजिएगा, और लाजमी है, छोड़ भी देना चाहिए। अगर ये 60 साल हो जाए तो हर व्यक्ति को लगेगा कि 60 साल तक मेरी नौकरी सुरक्षित है, अगर कोई और नियम कानून के घेरे में हम नहीं आए तो। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि जो सैलरी आप दे रहे हैं मानदेय के रूप में, इस मानदेय को बदल करके इसको नियत वेतन दीजिए, वेतन दीजिए। देखिए, मानदेय का क्या मतलब होता है? मानदेय का नियम है कि कोई व्यक्ति एडहोक में कोई काम कर देता है तो उसको मानदेय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको सरकार किसी को पढ़ा, जैसे हम आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर सब लोगों को पढ़ाते हैं, लोग बुलाते हैं सेमिनार के लिए तो हम जाते हैं, तो हम तो ये एडहोक काम कर दिए, तो उसके एवज में जो हमको पैसा दे देगा उसको मानदेय बोलते हैं। लेकिन आप तो नियमित काम कर रहे हैं तो आपको मानदेय नहीं बल्कि नियत वेतन मान मिलना चाहिए। तो ये हमने लॉजिकली बताया था कि ये उचित नहीं है। आप में से अधिकांश लोग डिप्लोमा और डिग्री होल्डर हैं, हमको मालूम है चूँकि हम तो इस विभाग में काम किए हैं। अब कोई लड़का या लड़की डिग्री डिप्लोमा होल्डर है या इवन ग्रेजुएशन किए हुए है, तो उसको अगर आप, और उम्र के जिस पड़ाव में कई बच्चे हैं कम उम्र में आ गए, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है सब आप लोग जानते हैं। तो तीसरी बात हमने कही थी कि इन लोगों का जो आप नियत वेतन मान कर दीजिए, शब्द दे दीजिए वेतन, और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट दीजिए। 25-30 हज़ार रुपया आज के तारीख में कोई अगर डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएट को मिलता है तो ये बड़ी शर्म की बात है, आप इसको समझ लीजिए। वैसे मैं किसी भी पेशे को, किसी भी नौकरी को मैं कोई भी हेद दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। इस धरती पर इंसान को ईश्वर ने भेजा है, मेरी अपनी आस्था है। अगर आप लोगों को धर्म में आस्था हो तो श्रीमद् भगवत गीता का एक लाइन आपको सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। अगर आप सुनना चाहें तो ठीक, अदरवाइज फिर हम इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा तो आपके अंदर जो हीन भावना है, हीन भावना आ जाती है। क्यों आ जाती है? हमको किसी ऐसे नाम से पुकारता है जो उसको नहीं पुकारना चाहिए, हमको उतना मेहनताना देता है जितना से ज़्यादा हम डिजर्व करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनामंत एव च। इसका मतलब है कि मैं हर प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूँ। तो अगर ईश्वर हर आदमी के आत्मा में निवास करता है तो कोई व्यक्ति छोटा कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं? तो आप लोग सब लोगों को एक रिस्पेक्टेबल मिलना चाहिए अमाउंट नियत वेतन मान के रूप में। और चौथी चीज़ मैंने कही थी कि ये जो सर्वे है, यह सर्वे एक ऑपरेशन है, एक अभियान है, और जब अभियान चलता है तो बाकी चीज़ों को इससे अलग रखा जाता है। जैसे अभी आपने देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर, तो वो क्या था? सेना का एक अभियान था। अब मालूम हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जो लगा हुआ है उसको आप ट्रैफिक में भी लगा दीजिए, उसको आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में लगा दीजिए तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सर्वेक्षण में लगे हुए हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्वेक्षण का काम करना चाहिए, समय सीमा के अंदर करना चाहिए, तभी ये काम पूरा होगा। ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ मैंने पहले ही कहा था। अब रही बात आपके डिमांड्स की, तो इस देश में जो संविधान है वो संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने का संवैधानिक अधिकार है। तो यह अधिकार आपके पास भी है, यह अधिकार मेरे पास भी है, अधिकार कोई रिक्शा चलाता उसके पास भी है। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब भी आप हड़ताल में जाते हैं, आपका अपना निर्णय है, आपके संघ के लोगों का निर्णय होगा। मैं तो कोई न 9 का न 12 का हूँ। मैंने बताया मैं एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह आपके पास आया हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे बताया और मुझको मालूम है कि आप किस पीड़ा से, किस दर्द से गुजर रहे हैं। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि मेरी बातें सरकार के पास अनौपचारिक रूप से पहुँचती रहती है। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, मैं किसी पावर में नहीं हूँ, लेकिन जो हम कहते हैं
लोग मेरी बात सुनते हैं। अब वो सुनते हैं तो उनका बड़कपन है। अगर मेरी बात सरकार सुन रही है या सुनेगी, मैं अपने मन से भी लोगों से बात करूंगा, तो मैं आपकी बात को निश्चित रूप से उनको बताऊंगा कि आपकी मांगे जायज है। नंबर 2, अगर आपकी सेवा शर्तों को ठीक से नहीं किया गया और इस सर्वे ऑपरेशन को और ढंग से नहीं किया गया, तो मुझे डर इस बात का है कि बिहार सरकार में इसके पहले जितने भी राजस्व में अभियान चलाए गए, आप लोग तो अभी हाल में आए हैं, तो लाइन कट गया तो हम ऐसी बात खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि आवाज जाएगी नहीं। एकदम शांत रहिए तो हम ऐसे ही बोल देंगे, आपके पास आवाज चली जाएगी। मैंने यही कहा है कि अगर इस सर्वेक्षण को, जो ऑलरेडी पटरी से उतर गया है, अगर इसको सही तरीके से नहीं किया गया तो इतिहास कभी भी किसी को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये मौका फिर बिहार में दोबारा नहीं आ पाएगा। यह मौका आप सोच करके देखिए कि 100 साल के बाद ये दोबारा सर्वे हो रहा है, 100 साल के बाद। और अगर ये ठीक से नहीं हुआ, चूंकि मैंने बताया ना कि मेरा आयु लगभग 62 साल हो गया, 34 साल सरकार की सेवा मैंने की, झारखंड में भी रहे। आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये अभी चल रहा है, इसका कहीं वही हश्र नहीं हो जाए जो इसके पहले खाता पुस्तिका का हुआ था। आप लोगों को नहीं पता होगा खाता पुस्तिका का, इसी तरह का ऑपरेशन चला, आनंद फान में लोगों ने किया और करोड़ों रुपए फूंक दी गए और बात खत्म हो गई। इसलिए मैं आपको सिर्फ नैतिक समर्थन देने आया हूं और सिर्फ 2 एडवाइस है मेरा। पहला एडवाइस ये है कि आप अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से कहें, क्योंकि जैसे ही आपका प्रदर्शन, आपका धरना अशांतिपूर्ण हो जाएगा, सरकार के पास हथियार मिल जाएगा आपको परेशान करने का। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि अपनी मांगों को, अपनी बातों को आर्टिकुलेट ढंग से करिएगा। आर्टिकुलेट ढंग से करने का मतलब होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद नीचे। हम लोगों ने इतने दिन के नौकरी में यही देखा है, तरीका यही है, संघर्ष करने का तरीका यही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि सरकार तब तक बात नहीं मानती, तब तक नहीं सुनती जब तक लोग आंदोलन नहीं करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है, लेकिन अब सत्य है तो सत्य है। इसलिए मैं पुनः आप सब लोग को आशीर्वाद तो नहीं कहिए, लेकिन मैं अपना नैतिक समर्थन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार आपकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, क्योंकि यह राजस्व का सबसे बड़ा महाअभियान है। और अगर यह सफलतापूर्वक हो गया तो इस राज्य की जनता 90, आप सब लोग को मालूम है 9 करोड़ प्लॉट हैं इस राज्य में, 9 करोड़ प्लॉट है खेती वाले। अगर उन प्लॉट्स का सही तरीके से सर्वेक्षण हो गया तो भूमि विवाद यहाँ पर 0% हो सकता है, जो इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोग को फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपसे एक सवाल करेंगे और हम लोग जितने भी लोग हैं सबको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि कम में इस मात्रा की है उसमें मतलब भुगतान का प्रयास करें। नहीं, इसमें कोई मार्गदर्शन हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते कि मैंने बताया, मैं तो अब सरकार में हूँ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ जो रोड पर घूमते रहता है। और हम नौकरी में भी थे तो हम कभी ठस्से में नहीं रहे। जो लोग सहरसा में होंगे वो हमको जानते होंगे। हम एक आम आदमी की तरह सहरसा एयरपोर्ट पर शाम और सुबह दौड़ते थे। कई बार हमको सिक्योरिटी गार्ड बोला कि सर आप इतने सीनियर अफसर हैं, जिले का कलेक्टर, एसपी सब आपसे जूनियर है, डीआईजी। अब बोले कि अगर मरना होगा तो किसी दिन भगवान बुलावा देगा, चले जाएंगे। इसलिए हम एक आम आदमी की तरह बताएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर आपने संघर्ष का रास्ता अपनाया है तो आपको इन झंझावादों से गुजरना पड़ेगा। ये झंझावाद होगा आपको। धन्यवाद सर। लीजिए।
सर का यही सुझाव है हम लोगों को कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और इन सब चीजों से डरना नहीं है। हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।